जहाँ तक सफ़र की बात करें और शुरुआत की बात करें तो मेडिकल में कभी मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। मीरा नर्सिंग होम का नाम भी बदला है, मीरा केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है। जब कोई उपाय ना हो तब ऑपरेशन। हाँ, तो क्या जनरल सर्जन दवा वगैरह से ठीक नहीं करते हैं पेशेंट? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। हर्निया के लिए आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो कई मरीज तो आके कहते हैं कि ऑपरेशन कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का नया नवेला कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी। केवी स्टूडियो के नए नवेले कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी में आज हमारी मौजूदगी है मीरा नर्सिंग होम में और हमारे साथ है डॉक्टर विजय सर। कैसे हैं सर? स्वागत है आपका केवी स्टूडियो के नए नवेले कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी। धन्यवाद, आपका भी मीरा नर्सिंग होम में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मीरा नर्सिंग होम से सर याद आया कि कैसे शुरुआत हुई थी मीरा नर्सिंग होम की और कब हुई थी? मीरा नर्सिंग होम की शुरुआत दरअसल 1978 में 1978 में हुई थी, जब मेरे माँ और पिताजी ने मिलकर मीरा नर्सिंग होम को स्टार्ट किया। उस समय मुख्यतः गायनेकोलॉजी का एक हॉस्पिटल था, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पे हॉस्पिटल चल रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या फैसिलिटी है मीरा में? अभी प्रेजेंट टाइम में आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में हाल तक तो सिर्फ सर्जरी और गायनी की सुविधा उपलब्ध थी, ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध थी। फिलहाल हमने इस वर्ष से मीरा नर्सिंग होम का नाम भी बदला है, मीरा केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है। और ओपीडी के तौर पे यहाँ पे अभी भी सर्जरी और गायनी की ही सुविधा उपलब्ध है, पर इमरजेंसी के लिए हमने इस वर्ष से और भी स्पेशलिटी के डॉक्टरों को जोड़ने की कोशिश की है। तो सर्जरी, मेडिसिन, गायनी का तो है ही, ऑर्थो, न्यूरो, इन सब लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो हर तरह के केसेस इस वर्ष से नाम चेंज कर दिया गया है, मीरा नर्सिंग होम को मीरा केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर दिया जी जी। और अगर मैं सर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? कितने स्ट्रगल भरी जिंदगी रही? कहाँ से आपने पढ़ाई किया और क्या किया? अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है। स्ट्रगल के तौर पे असल स्ट्रगल तो ट्रेनिंग की होती है। सर्जरी की किसी भी फील्ड में, चाहे वो ईएनटी की सर्जरी हो, जनरल सर्जरी हो, ऑर्थो हो, कोई भी विभाग में सर्जरी की ट्रेनिंग हमेशा बहुत रिगरस होती है, मतलब कठिन होती है। तो ट्रेनिंग की ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, ट्रेनिंग का ही। और बाकी जहाँ तक सफ़र की बात करें और शुरुआत की बात करें तो मेडिकल में कभी मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं शुरू करने के लिए। पर जब एग्ज़ाम दिया, एमबीबीएस तो में हो गया, पढ़ने लगे, जब पेशेंट्स के कांटेक्ट में आने लगे, कुछ पेशेंट्स के इलाज में सम्मिलित हुए तो अच्छा लगता था। तब लगा कि नहीं, ये अच्छी चीज़ है। तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मरीजों का इलाज करने को मिला और जब मरीज ठीक होते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो अंदर से लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई थी और फिर आगे इसमें ही ट्रेनिंग करते गए, हम लोग पढ़ते गए। एमबीबीएस के बाद एमएस किया, एमएस के बाद कुछ फेलोशिप्स की हैं मैंने। जनरल सर्जन? हाँ हाँ, जनरल सर्जरी में एमएस किया है और उसके बाद लैप्रोस्कोपी और इन चीज़ों में कुछ फेलोशिप्स वगैरह की हैं मैंने। अच्छा, जनरल सर्जन के बारे में सर आपने बताया, आखिरकार होता क्या है जनरल सर्जन, अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो? बिल्कुल। जनरल सर्जन आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जनरल सर्जन वो है जिनको सर्जरी के हर फील्ड में ट्रेनिंग मिली है। सर्जरी के हर एक फील्ड में? सर्जरी के हर एक फील्ड में ट्रेनिंग मिली है। जैसे कि चाहे वो एब्डोमिनल सर्जरी हो, पेट से संबंधित, आँख से संबंधित सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, यूरोलॉजी हो, और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। पर वो ट्रेनिंग जो है एक सीमित अवधि के लिए मिली है, एक लिमिट टाइम। हाँ, एक लिमिट टाइम के लिए सीमित ट्रेनिंग मिली है। जैसे 3 महीने, 6 महीने किसी चीज़ में काम किया, ठीक है, तो वो जनरल सर्जन्स कहलाते हैं, कि जिनको हर फील्ड का बेसिक नॉलेज है। और जनरल सर्जरी में खास करके पेट और आँख से संबंधित ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। पेट और आँख से ज़्यादा होते हैं और हर एक फील्ड में एक लिमिट टाइम के लिए काम किया होता है जी। अच्छा, जनरल सर्जन में कौन कौन से बीमारी आते हैं?
जनरल सर्जरी में देखिए, पहले शुरुआत में जो सर्जरी थी, तो सर्जरी में कई सारी बीमारियां आती थी। पहले ऑर्थोपेडिक या हड्डी रोग भी सर्जरी के अंदर आता था, जनरल सर्जरी के अंदर आता था। बाद में डिवीजन शुरू हुआ, और डिवीजन शुरू होते होते अब तो इतना सारा डिवीजन हो गया है कि हर चीज़ में लोग सुपर स्पेशलाइज करने लगे हैं, है ना। चाहे आप हाथ के लिए हो तो आप जीआई सर्जरी कह ले सकते हैं, लिवर के लिए हो तो एचपीवी सर्जरी हो जाती है, हार्ट के लिए कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो जाती है, न्यूरो के लिए न्यूरो सर्जरी हो जाती है। इस तरह से सब डिवीजन हो गया, ठीक है। पर जनरल सर्जरी में अभी भी कहें तो काफ़ी सारी चीज़ें जनरल सर्जरी के अंदर आती हैं, जैसे कि पेट और आंत से संबंधित ऑपरेशन, हर्निया है, अपेंडिक्स है, इंटेस्टाइनल रप्चर है, माने फट गया है, रुकावट आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, गोली लग गया है, एक्सीडेंट हो गया है। अब उन चीज़ों के लिए भी अब ट्रॉमा सर्जरी और इन चीज़ों में अलग से ट्रेनिंग होने लगी है, पर अभी भी ज़्यादातर जनरल सर्जन्स ही इन चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा, एक मरीज को कैसी स्थिति में जनरल सर्जन के पास आना चाहिए? कब उन्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि नहीं, अब मुझे किसी अच्छे जनरल सर्जन के पास जाना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी का पहला इलाज ऑपरेशन नहीं माना जाता है। ऑपरेशन या सर्जरी की बात तभी आती है जब और कोई इलाज ना बचा हो बेसिकली, या उस चीज़ का और कोई उपाय ना हो। जब कोई उपाय ना हो तब ऑपरेशन? हाँ, हमेशा लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए, ऑपरेशन फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। तो क्या जनरल सर्जन दवा वगैरह से ठीक नहीं करते हैं पेशेंट? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बिना ऑपरेशन के भी मैनेज होती हैं। आप अपेंडिक्स ले लीजिए, तो कई आजकल अपेंडिक्स फिजिशियंस भी देखते हैं, सर्जन भी देखते हैं। हाँ, जब अपेंडिक्स रप्चर होने की बात होती है या बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होने की बात होती है, तब सर्जन का रोल ज़्यादा हो जाता है, एक जनरल सर्जन का रोल ज़्यादा हो जाता है। वरना आजकल तो फिजिशियंस भी अपेंडिक्स मैनेज कर सकते हैं। नहीं, लोगों के मन में ये चीज़ रहता है कि अगर सर्जन है तो वहाँ जाएंगे तो ऑपरेशन ही होगा। हाँ, ये धारणा मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से सही है, क्योंकि एक सर्जन होते हुए भी हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, जो मैंने अभी बताया कि सर्जरी हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए, या ऐसी बीमारियों के लिए होना चाहिए जिसका और कोई उपाय नहीं। अब हर्निया दवाई से नहीं ठीक हो सकता, तो हर्निया के लिए आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है, तो उस चीज़ में तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। पर एक सर्जन के तौर पे हमारे पास बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हर पेट का दर्द अपेंडिक्स की वजह से नहीं होता है, तो कई मरीजों को ये नहीं लगता कि अच्छा पेट में दर्द हो रहा है इनसे तो अपेंडिक्स ही होगा, तो कई मरीज तो आके कहते हैं कि ऑपरेशन कर दीजिए, पर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो उनको समझाया जाता है कि देखो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आप दवाई कुछ दिन खाओ, आपका ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। अच्छा, नॉर्मल सर्जरी वगैरह जो करते हैं उससे ठीक होने में कितना टाइम लगता है मिनिमम? वो सर्जरी की विधि पे निर्भर करता है। अगर आप जैसे पेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, आप चीरा लगा के करते हैं, कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं जो पहले से चला आ रहा है, तो उसमें 10 से 15 दिन जख्म भरने में लग जाता है। 3 से 4 हफ्ते रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग सर्जरी के ऊपर है, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम, बट जनरली इतना टाइम लगता है। और यही चीज़ अगर आप लेप्रोस्कोपी से करें तो टाइम कम लगता है। अच्छा, सर्जरी के कितने तरीके होते हैं सर आज के टाइम में? कई सारे तरीके होते हैं सर्जरी के बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में। मुख्यतः जनरल सर्जरी में जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो है नॉर्मल चीरे वाला जो ऑपरेशन होता है, चाहे आप पेट के ऑपरेशन की बात करें या पाइल्स के ऑपरेशन की बात करें, तो वहाँ नॉर्मल सर्जरी भी होती है और अन्य दूसरी विधि से भी ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे पेट के ऑपरेशन के लिए गॉल ब्लैडर है, लिवर का ऑपरेशन है, आंत का ऑपरेशन है, ठीक है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनमें लेप्रोस्कोपी यूज़ होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से मरीज़ को काफ़ी सारी सहूलियत भी होती है, मरीज़ ठीक भी जल्दी होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सर, पहले के टाइम ऑपरेशन होते थे और अब आ गए हैं, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशन किए जाते हैं, तो क्या अंतर देखते हैं दोनों टाइम के ऑपरेशन में? पहले और अब में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। जैसे कि ओपन सर्जरी की बात करें अगर हम, उसमें भी काफ़ी सारा बदलाव आया है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ के आने से फ़ायदा
देखिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सबसे पहले हम लोगों का या किसी का भी ध्यान किस चीज़ पे रहता है? मरीज़ की सहूलियत के ऊपर। मरीज़ जल्दी ठीक होना चाहिए, मरीज़ में कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, मरीज़ को तकलीफ़ कम होना चाहिए। यही सोच के नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जाती हैं। तो जैसे लेप्रोस्कोपी को डेवलप किया गया, तो अब लेप्रोस्कोपी से क्या होता है कि बड़ा चीरा नहीं लगता है। बड़ा चीरा नहीं लगता है, ज़ख्म ज़्यादा नहीं होता है। ज़ख्म ज़्यादा नहीं होगा तो मरीज़ जल्दी ठीक होता है। मरीज़ को 1 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। अब तो कई बार सुबह ऑपरेशन करके शाम को भी छोड़ देते हैं, पेशेंट्स को छुट्टी कर देते हैं। तो जिन चीज़ों में पहले 15-15 दिन रहना पड़ता था अस्पताल में, अब 1 दिन भी नहीं रहना पड़ता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अब जैसे पाइल्स के ऑपरेशन में ही पहले क्या होता था, तो ऑपरेशन हो गया, फिर दर्द बना हुआ है, कुछ दिन हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उसके बाद घर में बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कहीं आना जाना नहीं है, ऑपरेशन के बाद भी ब्लड आ ही रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्या होती थी। अब क्या है, अब नई नई विधि आ गई, लेज़र आ गया है और भी सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को दर्द कम होता है, बड़ा ज़ख्म नहीं होता है, बिना चीरे के ऑपरेशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के साइड इफेक्ट भी होते हैं लेजर से अगर ऑपरेशन किया जाए। साइड इफेक्ट ना कहें, लेकिन इन चीज़ों में ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। साइड इफेक्ट देखिए, अब मिसाल के तौर पे अगर हम पाइल्स की ही बात करें, तो हम पाइल्स क्या होता है, बेसिकली फूला हुआ खून का नस है। तो उसको हम सर्जरी के द्वारा भी बांध के काट सकते हैं, हम लेज़र के जरिए भी सुखा सकते हैं, हम दवाई के ज़रिए भी, अब स्क्लेरोथेरेपी जिसको बोलते हैं, स्क्लेरोजेन डाल के और उसको जाम कर सकते हैं। जब वो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाहर वाला जो फूला हुआ हिस्सा है वो सूख जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जरिए से काम तो वही हो रहा है। तो साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे, साइड इफेक्ट दर्द समझ लीजिए। तो साइड इफेक्ट अगर हम दर्द को समझ लेते हैं, तो पहले की तकनीक में दर्द ज़्यादा होता था, तकलीफ ज़्यादा होती थी, जख्म भरने में टाइम ज़्यादा लगता था। आज की तकनीकों में दर्द कम है, चीरा नहीं लग रहा है, इन्फेक्शन का चांस कम है, ब्लीडिंग का चांस कम है, क्योंकि चीरा ही नहीं लग रहा है तो ब्लीडिंग कहाँ से होगा, है ना। और मरीज 1 दिन में आराम से चलते फिरते घर चला जाता है, हफ्ते भर में तो काम पे वापस जा सकता है। तो मरीजों को सहूलियत ज़्यादा मिलने लगी है नई तकनीकों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि सर से आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से हमारी मुलाकात विजय सर के साथ होगी किसी नए टॉपिक के साथ। और आपका अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि अगले हफ्ते हम सर के सामने वो सवाल को रख सके। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।